डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं जेनेटिक चैप्टर से है और हर जगह मिलता है ये चैप्टर, चाहे वह हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं या गायनेकोलॉजी का चैप्टर पढ़ें या फिर रीनल सिस्टम पढ़ते हैं। किसी भी जगह ये डिजॉर्डर्स का ये केस मिल जाता है जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक साइंटिस्ट ने ही इनको खोज किए थे जिनका नाम था जेएल डाउन। 1886 में उन्होंने इस डिजीज को खोज किए थे। यह एक ट्राइसोमी डिजीज है ये, और ट्राइसोमी इन ऑटोजोमल डिजीज, जैसे कि हम ट्राइसोमी में जानते हैं, ट्राइसोमी जिसमें किसी भी पेयर क्रोमोजोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाता है। हम पढ़ चुके हैं, जैसे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या था कि 23वां नंबर क्रोमोजोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ऐड हो जाती है। इसी तरह से जो 22 क्रोमोजोम जो होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोजोमल क्रोमोजोम्स, उस 22 पेयर क्रोमोजोम में किसी में भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ सकता है जिसमें ट्राइसोमी होता है। और ये जो ट्राइसोमी डिजीज है, यह है 21वें नंबर क्रोमोजोम्स, जो 21 पेयर जो क्रोमोजोम्स होती है, 21 नंबर क्रोमोजोम्स, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स इसमें आ जाता है। अब ये कैसे आ जाता है उसके बारे में डिक्रीज हम लोग डिटेल करते हैं। अभी सबसे पहला कि इसका कारण क्या होता है, इटियोलॉजी क्या होता है, कि किस वजह से इसका जो बॉडी है, जिसके बॉडी में 44 प्लस एक्स या फिर एक्स वाई दोनों में से कुछ भी 44 प्लस एक्स वाई होना चाहिए, इसकी जगह वो हो जाता है 45 प्लस जो लास्ट में है एक्स या एक्स वाई। तो एक इसमें जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स इसमें आया, जो जिसके बारे में बोल रहे हैं कि 21 पेयर में, इसमें क्या होता है, प्लस एक जो एक्स क्रोमोसोम है, जो अलग से ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स है या सोमैटिक क्रोमोसोम्स है, यह इसमें आ जाता है और इसी के कारण होती है यह बॉडी बनता है ट्राइसोमी। अब इसमें बात करते हैं कि हो कैसे जाता है। जब हम जानते हैं कि यह सबसे पहला कि यह डिजॉर्डर्स एक फीमेल की वजह से होती है, वह फीमेल जिसमें डिलेड प्रेगनेंसी होता है और उम्र के बाद लगभग 35 साल के बाद अगर वो प्रेग्नेंट होती है, तब उसमें यह टेंडेंसी होने का खतरा ज़्यादा होता है। दूसरा जेनेटिक, दो फैक्टर इसमें होता है, दो इटियोलॉजी होता है। जेनेटिक मतलब यह कारण पहले से था, और दूसरा जो डिलेड प्रेगनेंसी होती है उम्र के साथ तब होती है। जैसा हम जानते हैं एक बात को कि इंटरटाइन लाइफ में ही जब यहाँ पर जो oogonia सेल्स, ओवरी में oogonia सेल जब बनता है वहाँ पे, तो वहीं पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज फर्स्ट होता है। अब प्रोफेज फर्स्ट बन के रह जाता है। अब प्रोफेज फर्स्ट में होता क्या है कि वहाँ पर क्रोमोजोम जो होती है वहाँ पर अलग अलग हो जाता है, लेकिन अभी सेल डिवाइड नहीं रहता है। प्रोफेज फर्स्ट में ही यहाँ पर 23 क्रोमोजोम्स और 23 क्रोमोजोम्स इतना सेपरेट होकर के, और लेकिन ना ही न्यूक्लियस डिवाइड रहता है ना सेल डिवाइड रहता है, ना न्यूक्लियस डिवाइड रहता है ना सेल डिवाइड, लेकिन इतना हो करके रह जाता है जिसको बोलते हैं लोग प्रोफेज फर्स्ट स्टेज या इनकम्प्लीट मियोटिक डिवीजन स्टेज। यह अगर सपोज दैट उम्र रहने के साथ 20 वर्ष या फिर 22 वर्ष या 23 वर्ष, ये सब में अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन होता, तो 23 और 23 बन करके और यहाँ डिवाइड होता और यहाँ पर एक भी बनता है ना, इस तरह से ये बनता। लेकिन एज बढ़ने के साथ जो सेल होता है वो कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के कारण क्या होता है, जो सेपरेशन जो होती है यहाँ पर क्रोमोसोम्स का, कि वह सेपरेशन में दिक्कत हो जाती है। क्या हो जाएगी, एक तरफ क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक तरफ क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक साइड में 22, जहाँ पर 22 प्लस एक्स होना चाहिए था, या एक तरफ 22 प्लस एक्स जो भी होना चाहिए, 22 प्लस एक्स। अब 22 प्लस एक्स होगा क्या कि एक तरफ हो जाएगी 21 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स, और एक तरफ हो जाएगी 23 प्लस एक्स, 23 प्लस एक्स।
तो एक तरफ हो जाएगी 21 प्लस एक्स, एक तरफ हो जाएगी 23 प्लस एक्स। इसका मतलब कि जो 21वां नंबर जो क्रोमोजोम था, वह 21वां नंबर क्रोमोजोम जिसको कि सेपरेट होकर के इधर आना चाहिए था, वह इधर का इधर ही रह गया, वो आया नहीं। यानी जब डिवाइडेशन हुआ तो डिवाइडेशन में इक्वल डिवीजन जो होती है वह इक्वल डिवीजन नहीं होकर के एक तरफ जो होता है वह एक्स्ट्रा जो है वह प्रेजेंट रह गया। हुआ यह ऐसा क्यों हुआ? एनर्जी लेवल घट जाने से लंबे समय तक यह, क्योंकि सेल तो एक बार में डिवीजन, एक बार में प्रिमोर्डियल सेल बन चुका था इंटरटाइल लाइफ में। अब लंबे समय तक रहने के कारण क्या होता है कि सेल का एनर्जी लेवल डिक्रीज कर जाता है, एनर्जी लेवल घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि क्रोमोजोम में सेपरेशन में दिक्कत हो जाती है। और इसी कारण से जब हम देखेंगे तो 21वां पेयर वहां पर ट्राइसोमी हो जाएगी, वहां पर 3 को मिलेगा ऑटोसोमल ए प्लस ए, जो कि रहना चाहिए मात्र 2 को रहना चाहिए था, ऑटोसोमल प्लस ऑटोसोमल 2 को रहना चाहिए था, और उसके जगह पे क्या हो जाएगी 3 ऑटोसोमल क्रोमोसोम यहाँ पर हो जाती है। यही मेन रीजन होती है यहाँ पर डाउन सिंड्रोम होने का। तो एक उम्र एक हो जाएगा डिवाइडेशन, और दूसरी कंडीशन कि जीन, ऐसा कारण जेनेटिक भी हो सकता है। तो जीन के वजह से जो सेपरेशन जो होनी चाहिए था ओवा में, ओवा के क्रोमोसोम में, वह नहीं हो पाता है। तो अब यही दिक्कत हो जाती है। तो यानी कि यह दिक्कत कंप्लीटली जो होती है वो फीमेल से होती है, मेल में प्रॉब्लम होने से नहीं होता है। मेल में तो जो स्पर्म है वो 22 प्लस एक्स का आएगा, 22 प्लस वाई का आता है, तो 22 क्रोमोसोम तो स्पर्म में रहता ही है। तो स्पर्म में जो डिवीजन होती है, स्पर्म में जब भी डिवीजन होती है ऑटोजोम में, तो फिक्स है 22 का 22 और 22 का 22 होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी लेवल बरकरार रहता है। क्योंकि इसमें तो जो भी डिवीजन बनती है तो प्यूबर्टी के बाद होती है ना, और इंस्टेंट बनती है। वह जो भी होती है इसका डिवीजन का फॉर्मेशन वो इंस्टेंट होता है, 5 से 6 दिन में स्पर्मेटोजोआ का जो स्पर्मेटिड सेल बोलते हैं वह बन जाता है। भले ही स्पर्मेटोजोआ का जो मॉडिफिकेशन है वो भले ही 70 डेज में होता है, लेकिन डिवीजन तो हो जाता है शुरू में। इसका मतलब 22 क्रोमोसोम का इक्वल डिवीजन होती है, तो इसलिए उसमें दिक्कत नहीं होती है ना। अब जो ही सेक्स क्रोमोसोम है, एक तरफ एक्स क्रोमोसोम है, एक तरफ वाई क्रोमोसोम, ये रहेगा। अब तो यहाँ तो बात हमें समझ में आ गया कि इसके कारण क्या हो गई, जो बॉडी में अब क्या हो रही है, जो बॉडी जो बनने जा रहा है उस बॉडी में 21वां नंबर क्रोमोसोम में 3 क्रोमोसोम्स है, और टोटल क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा 47 मतलब जो क्रोमोसोम्स होगी सेक्स क्रोमोसोम या तो XX होगी या XY होगी। इसलिए मेल और फीमेल में ये कह नहीं सकते हैं कि इसकी इंसिडेंस क्या होती है, दोनों इक्वल होता है, मेल में भी हो सकता है और ये बात फीमेल में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात आते हैं अब कि इसमें सिम्टम क्या होगी। अब जब ये बॉडी जो बनने जा रहा है, जिसमें जो क्वालिटी है क्रोमोसोम्स का, ये गड़बड़ हो गई। किसके कारण? कि एक एडिशनल क्रोमोसोम्स 21 नंबर पे आ जाने के कारण, एडिशनल क्रोमोसोम्स जब इस पे ऐड हो जाता है एक अलग से, यूप्लॉइड बोलते हैं इसको, तो एडिशनल क्रोमोसोम्स ही आ गया ना, तो एडिशनल क्रोमोसोम अटैच होगी कैसे अब इस पे? तो एडिशनल क्रोमोसोम जो अलग से वो सिंगल क्रोमोसोम्स जो अटैच जब करता है ये बॉडी में जब प्रेजेंट हो जाता है, जिसके कारण क्रोमोसोम्स का जो क्वालिटी है वो चेंज कर जाता है और पुअर क्वालिटी हो जाती है, जिसके कारण बॉडी में जहां जहां डेवलप होगी ऑर्गन्स, वहां पे कहीं ना कहीं अबनॉर्मलिटी देखने को मिल जाता है। तो हम लोग अब आते हैं इसके साइन सिम्टम एक साथ पढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम में एक ही साथ, दोनों एक साथ लेके चलते हैं। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं लोग सबसे पहले कि कहां से दिक्कत होती है। सबसे पहला मेंटल से स्टार्ट करते हैं। तो मेंटल में ये साइकोलॉजिकल अपसेट मैनेज होता है, इसका IQ 50 होता है, यानी कि ये मेंटल डल पेशेंट होता है, IQ उतना रहता नहीं है, और साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स भी रहती है, डल माइंडेड होती है इसमें। क्योंकि ये तो बात फिक्स है कि जितने भी क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स होते हैं उसमें साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर तो मिलना ही मिलना है, तो यह भी एक क्रोमोसोमल डिजॉर्डर है, इसलिए वह मिलता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है, जैसे बोन, जो ऑक्सीपिटल बोन है जो V शेप का होता है जनरली, अब सबका जो होता है लगभग पीछे से V शेप का स्ट्रक्चर बनता है, इसका जो होता है फ्लैट रहता है, तो जो पीछे का जो बोन होगा वो फ्लैट मिलेगा इसमें। एक कंडीशन। अगला फेस जो होता है, हम लोग फेस का थोड़ा सा इस तरह से क्या बना हुआ है, कन्वेक्स जैसा होता है, इसका फ्लैट जो होता है क्या होता है, प्लेन रहता है, फ्लैट फेस होता है इसमें। नेक्स्ट आई, जो आई लीड जो होती है
उसमें क्या होता है, आईलिड फ्लैट और छोटा सा मिलता है, और प्लस ऑब्लिक आईलिड होती है। तीसरा, जो आईलिड जो होती है वह कैंथस से क्या होती है, वह अटैच रहती है। तो कैंथस से भी अटैच रहती है, इसमें एक तरह से मिलता अलग साइन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, जो आइरिस होती है, आइरिस में स्पॉट होता है इसमें डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट का। नेक्स्ट, नोज जो होगा, नोज का टिप छोटा होगा, फ्लैट होगा और स्मॉल होगा। नाक का जो साइज होगा वो बहुत छोटा दिखाई देता है। नेक्स्ट, ईयर, ईयर का जो पिन्ना का जो साइज होगा वो छोटा होगा, जिसको माइक्रोसिया बोलते हैं। प्लस इसका पोजीशन भी अलग होगा, या तो फिर थोड़ा ऊपर की तरफ होगा या थोड़ा पीछे की तरफ होता है, यानी ईयर का पोजीशन सही पोजीशन पे नहीं रहता है। नेक्स्ट, लिप, लिप जो होता है वो एक तो थीन मिलेगी और प्लस जो वाइडनेस जो होती है वो बहुत कम मिलेगी, नैरो मिलेगी। नेक्स्ट, लिप, लिप का साइज बड़ा होता है, इसमें वो बहुत आता है इसमें कि लिप का साइज बड़ा होता है। पेशेंट जब बात करेगा तो टंग बाहर की तरफ निकल जाता है लगभग। अगला, लिप में क्या, जो टंग होता है ना, टंग में क्या होगा, टंग का साइज बड़ा है ना, और टंग में क्या होगा कि उस पर कुछ ना कुछ रफ सरफेस मिलेगी। तो एक तो टंग का साइज बड़ा मिलेगा और साथ साथ उसमें क्या मिलेगी, उसका रुखरापन जैसा मिलेगा उसमें। नेक्स्ट, पैलेट, पैलेट में मिलेगी फोल्डिंग, यानी फोल्डिंग पैलेट होता है इस पेशेंट का। नेक्स्ट, नेक, नेक का जो हाइट होता है ये छोटा होता है, यानी कि जो मैंडिबल होता है ना, जस्ट ये जो बोन होता है इससे ये थोड़ा सा ही डिस्टेंस रहता है, टच करते रहता है उसका, या एक साइड जो होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है। नेक्स्ट, हैंड, हैंड जो होगी वह थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है, साथ साथ जो फिंगर भी उसका क्या होता है, स्मॉल होता है। लेकिन पांचवा जो फिंगर होता है, पांचवा फिंगर का एक साइन होता है कि इनवर्ड टर्न होता है, और इनवर्ड की तरफ वो पांचवा फिंगर जो होता है इससे टर्न रहता है। नेक्स्ट, अम्बलाइकल बाहर की तरफ निकला होता है, या जस्ट लाइक अम्बलाइकल हर्निया जैसा अम्बलाइकल रहता है, और बहुत केस में तो अम्बलाइकल हर्निया हो भी जाता है ये। नेक्स्ट, पैर में जब फिंगर देखेंगे तो सब छोटा रहेगा, और जो टो होगा ना, टो थोड़ा मोटा होता है, यह इसका फीचर मिलेगा। नेक्स्ट, जीआईटी सिम्टम इसका क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। एपेटाइट में इसमें थोड़ा सा अबनॉर्मलिटी आती है, कभी भूख लगेगा इसको, कभी कभी इसका क्या होता है, बैड हो जाता है। नेक्स्ट, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इसको हो जाता है, जिसमें डाउन सिंड्रोम में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बहुत मोस्ट कॉमन है, जिसमें सबसे कॉमनेस्ट सेप्टम डिफेक्ट और भाल्व डिफेक्ट ये ज़्यादा मिलता है पेशेंट में। एरोटा में भी आपको डिफिकल्ट मिलेगी। नेक्स्ट, बोन में भी इसका डेंसिटी जो होती है, बोन का डेंसिटी यह कम हो जाता है, और कभी कभी गोनाड्स के फंक्शन में भी कभी कभी यह डिस्टर्ब कर सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है, गैमेट तो बनता है इसमें, इसका फर्टिलाइजेशन भी होता है, सब कुछ होता है इसमें। तो ये जो फीचर जो हम लोग बताया आपको हम कि बोन फेस से लेकर के और पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर में यही एक डाउन सिंड्रोम का फीचर मिलता है। कॉम्प्लिकेशन में, को हार्ट में जो कॉम्प्लिकेशन आता है, इसी से मरीज जो होता है वह डेथ करने की चांस होती है, या फिर परेशान ज़्यादा होता है। बाकी जो स्ट्रक्चर से ज़्यादा परेशानी नहीं है, और स्ट्रक्चर तो जैसा एक नॉर्मल अब फिजिकल स्ट्रक्चर बन गया तो एडेप्टेशन हो ही जाती है लगभग। अब अच्छा, आई लिड में कभी कभी आई में वो चीज होता है कि स्क्वेंट आई भी मिल जाता है किसी किसी का, क्योंकि जो स्ट्राबिस्मस डेवलप कर जाता है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल जो होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रीज डेवलप कर जाता है। तो ये टोटल जो आपको बताया आपको हम, ये सारे के सारे फीचर जो है आपको ये डाउन सिंड्रोम के हैं। कॉम्प्लिकेशन कार्डियक फेल्योर होगा मरीज के साथ, या फिर अगर वो प्रेगनेंसी में अगर होगा तो एवर्सन की चांसेस हो जाता है, या फिर स्टिल बर्थ हो सकता है, ये कंडीशन मिलता है पेशेंट में। इसके बाद कभी कभी पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेल्योर भी हो जाती है, ये कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें। बाकी बहुत रेयर में इनफर्टिलिटी बनती है, इनफर्टिलिटी बहुत रेयर होता है, फर्टिलिटी रहती है इसमें। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन। डाउन सिंड्रोम को अगर हम इंट्राउटाइन लाइफ में पता करने चाहें अगर, तो एमनियोसेंटेसिस से पता लगाते हैं। वह इसलिए बोलते हैं कि आजकल साधन भी है कि अगर कहीं कार्डियक डिजीज का अगर बाय द वे अल्ट्रासाउंड फीटल बेल बीइंग में, जो हम लोग बताए थे कि तीसरा फीटल बेल बीइंग जिसको बोलते हैं फीटल एनोमलीज फीटल बेल बीइंग,
जो 18 वीक से और 22 वीक के बीच में कराते हैं, अगर उसमें कहीं अगर अबनॉर्मलिटी मिल रहा हो तो हम लोग एमनियोसेंटेसिस के द्वारा पहले हम लोग जीन को देख लेते हैं, क्रोमोसोम्स को देख लेते हैं, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड से डीएनए के बारे में आइडिया लग जाता है। तो हम लोग वहाँ से भी हम लोग कोई ना कोई हो सकता है कि उसको हम लोग डिस्कार्ड कर दें, उसको डिस्पोज कर दें, है ना। क्योंकि अगर प्रीवियस अगर बच्चा भाई डाउन सिंड्रोम का है तो उस कंडीशन से, या फिर पेरेंट्स में कोई अगर डाउन सिंड्रोम का केस है तो उसके लिए हम लोग एमनियोसेंटेसिस से जांच करा के देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि आने वाला बच्चा डाउन सिंड्रोम का हो रही है। नेक्स्ट जो आता है इसमें हम लोग जो देखते हैं वह ऐसे हम लोग जो फिजिकल एग्जामिनेशन से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, या फिर एक्सरे से बोन वगैरह को देख करके उसके हम लोग शेप साइज को देख लेते हैं। बाकी इकोकार्डियोग्राम है, इकोकार्डियोग्राम से हम लोग हार्ट को देखते हैं। कैरियोटाइप टेस्ट से हम लोग डाउन सिंड्रोम को देखते हैं। यही था मेरा। अब हम लोग बात आते हैं मैनेजमेंट पे। डाउन सिंड्रोम में मैनेजमेंट जो होती है अकॉर्डिंग टू सिम्टम के अनुसार मैनेजमेंट करते हैं, और बाकी कार्डियक डिजॉर्डर्स में आप जानते हो कार्डियक डिजॉर्डर्स में जहाँ तक सिविरिटी होगी उसके अनुसार करते हैं हम लोग। बाकी इसमें किसी तरह का मेडिसिन नहीं है, पेशेंट को नॉर्मल लाइफ जी सकता है, उसको नॉर्मल एक्सरसाइज के लिए हम लोग बोलते रहते हैं कि चूंकि कोई दूसरा कंप्लेन बॉडी में ना हो। यही था डाउन सिंड्रोम। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।